जिंदगी में हर इंसान एक बेटर टुमारो चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसे की तंगी ना हो, बिल्स के लिए परेशानी ना हो और रिटायरमेंट के बाद एक सुकून भरी जिंदगी हो। लेकिन असल में जितने लोग ये सपना देखते हैं, उतने ही लोग इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होती है द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज। डेव रैमसी कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है अपने आप को बदलने का, अपने पुराने फाइनेंशियल हैबिट्स को तोड़ने का और एक नए सिस्टम को अडॉप्ट करने का। ज़्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं। उन्हें लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी ज़िंदगी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब होती है। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, कार लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई और फिर मॉर्गेज का बोझ, ये सब मिलकर इंसान को एक ऐसी दौड़ में डाल देते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेव रैमसी का कहना है कि अगर इंसान ईमानदारी से अपने आप से सामने खड़ा हो और मान ले कि हाँ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 1 का मेन मकसद यह है कि आपको एक मिरर दिखाया जाए। इमेजिन कीजिए कि आप जिम जाते हो और ट्रेनर आपको कहता है कि पहले अपना वेट और फिटनेस लेवल एक्सेप्ट करो। जब तक आप सच में नहीं समझ लेते कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, तब तक आप फिट नहीं हो सकते। वैसे ही पैसों के साथ भी है। जब तक आप ये नहीं मान लेते कि आप डेट में डूबे हुए हो, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आप सिर्फ पेचेक टू पेचेक जी रहे हो, तब तक कोई फाइनेंशियल फिटनेस नहीं आ सकती। डेव एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, एक्सक्यूजेस देना बंद करो। बहुत लोग बोलते हैं, अरे मेरी सैलरी कम है, घर के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ये तो हर किसी के पास डेट होता है। ये सब एक्सक्यूजेस एक ट्रैप है। जब तक इंसान इन एक्सक्यूजेस के पीछे छुपता रहेगा, उसके पास कभी पैसों की फ्रीडम नहीं आएगी। द टोटल मनी मेकओवर का पहला चैलेंज ही है कि एक्सक्यूजेस को तोड़ दो और जिम्मेदारी लो। ये चैलेंज एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है। जैसे कोई ओवरवेट इंसान एक दिन डिसाइड करता है कि अब से जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाना खाएगा, वैसे ही आपको डिसाइड करना होगा कि अब से मैं लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से निकलूंगा और पैसा सेव करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। चैप्टर के अंदर एक और चीज हाईलाइट होती है, सोसाइटी का प्रेशर। हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। अरे, शर्मा जी ने नई गाड़ी ले ली, गुप्ता जी के पास बड़ा घर है, मेरा दोस्त नया आईफोन ले आया। लेकिन जो हमें दिख रहा है उसके पीछे क्या है वो हम नहीं देखते। शायद शर्मा जी के पास गाड़ी तो है, लेकिन उस गाड़ी के लोन की ईएमआई उनके सर पे है। शायद गुप्ता जी का घर है, लेकिन उस घर के मॉर्गेज का बर्डन उन्हें रात को सोने नहीं देता। सोसाइटी के कंपैरिजन के चक्कर में हम खुद अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बिगाड़ लेते हैं। डेव रैमसी कहते हैं कि असली मेकओवर तभी होगा जब आप सोसाइटी की इस रेस से निकल जाओगे। आपको अपने खुद के गोल सेट करने हैं, ना कि दूसरों की कॉपिंग। अगर आपके पास छोटी कार है जो आपने कैश में ली है और उस पर कोई लोन नहीं है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हो, चाहे दुनिया आपको सिंपल समझे। इस चैप्टर में एक और पावरफुल मैसेज है, डिनाइल को तोड़ना। लोग अपने डेट्स को जस्टिफाई करते हैं, जैसे कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, सबके पास क्रेडिट कार्ड लोन होता है, या घर खरीदना है तो लोन लेना ही पड़ता है। डेव बोलते हैं कि ये सोच ही आपको ट्रैप में रखती है। अगर आप खुद को कन्विंस कर दोगे कि डेट लेना नॉर्मल है, तो आप कभी डेट फ्री नहीं हो पाओगे। मेकओवर का पहला स्टेप है खुद को ये बताना कि डेट एक प्रॉब्लम है और इससे निकलना ही होगा। एक एग्जांपल सोचिए, अगर कोई डॉक्टर आपको बताए कि आपको डायबिटीज़ है और आप बोलते हो, नहीं डॉक्टर मुझे कुछ नहीं, मैं तो परफेक्टली फाइन हूँ, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब तक आप अपनी फाइनेंशियल डिजीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक कोई इलाज नहीं हो सकता। डेव ये भी समझाते हैं कि ये चैलेंज एक शॉर्टकट नहीं है, ये ओवरनाइट मिलियनर बनने का ट्रिक नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड जर्नी है जिसमें आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलते हो। शायद आपको नए कपड़े कम खरीदने पड़ेंगे, पार्टीज अवॉइड करनी पड़ेंगी, अननेसेसरी गैजेट्स लेना बंद करना होगा, लेकिन इन छोटी सैक्रिफाइसेस के बदले में आपको एक डेट फ्री और सिक्योर लाइफ मिलेगी। चैप्टर का एक और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है फियर और कंफर्ट जोन। बहुत लोग डेट फ्री लाइफ के बारे में सोचते ही डरते हैं कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करूंगा तो इमरजेंसी में क्या होगा, अगर मैं लोन नहीं लूंगा तो घर कैसे खरीदूंगा। ये डर ही उन्हें पुराने सिस्टम में बांध कर रखता है। डेव बोलते हैं कि जब आप इन फियर्स को तोड़ दोगे और एक नए तरीके से जीना स्टार्ट करोगे, तभी आपको असली फ्रीडम मिलेगी। एक मोटिवेशनल पार्ट में वो कहते हैं कि मेकओवर की जर्नी मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। हर इंसान अपनी सिचुएशन को बदल सकता है, चाहे उसकी इनकम कम हो या एक्सपेंसेस ज़्यादा। बस ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की और एक डिसिप्लिन्ड प्लान फॉलो करने की। चैप्टर के एंड तक रीडर को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होता है कि अगर जिंदगी को बेटर बनाना है, तो एक्सक्यूजेस और डिनायल छोड़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। ये एक चैलेंज है जो हर किसी के लिए है, लेकिन सिर्फ वही जीतेगा जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पुराने फाइनेंशियल हैबिट्स को तोड़ने के लिए रेडी होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो और आप भी अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
ताकि आगे के चैप्टर्स आप मिस ना करो और अपना टोटल मनी मेकओवर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाओ। जिंदगी का एक अजीब पैटर्न होता है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो हम उसे तुरंत सॉल्व करने की जगह पहले उसे इग्नोर करते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कि वक्त के साथ सब संभल जाएगा। लेकिन असल में डिनायल एक ऐसी चादर है जो सच्चाई को छुपाता तो है लेकिन उसे बदलने नहीं देता। डेव रैमजी इस चैप्टर में यही बात समझाता है कि फाइनेंशियल लाइफ का सबसे पहला दुश्मन डिनायल है। वो एक एग्जाम्पल देता है हेल्थ का। अगर कोई बंदा ओवरवेट है और उसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लेकिन वो अपने दोस्त को कहता है मैं थोड़ा मोटा हूं पर उतना भी बुरा नहीं है, मैं ठीक हूं, मुझे जिम की जरूरत नहीं। ये वही डिनाइल है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी होता है। हम कहते हैं मेरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मैनेजेबल है, मैं सैलरी से अपने खर्चे निकाल लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या है। ये एक्सक्यूजेस हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को धीरे धीरे खोखला करते हैं, जैसे शुगर पेशेंट अपनी बीमारी को इग्नोर करके मिठाई खाता रहे। डिनाइल की सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट जोन। इंसान अपनी आदतों से चिपक जाता है, चाहे वो आदत उसे बर्बादी की तरफ ही क्यों ना ले जा रही हो। सोचने वाली बात है, अगर हम अपनी सिचुएशन को सच्चाई के साथ देख लें तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन बिना अनकंफर्टेबल हुए कोई भी इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बदल सकता। डेव रैमजी कहता है कि डिनाइल एक साइलेंट किलर है। यह आपकी जिंदगी में ऐसे घुस जाता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता। आप अपनी लग्जरी कॉफी पे 300 रुपए खर्च करते हो और कहते हो अरे ये तो छोटी सी खुशी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वही आदत आप हर दिन हर महीने रिपीट करोगे तो लंबी रेस में ये छोटी खुशी एक बड़ी गधा बन जाती है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को निगल जाती है। एक और एग्जाम्पल लो। बहुत सारे लोगों के घर में कार लोन होता है। वो कहते हैं सबके पास ईएमआई है, मैं अकेला थोड़ी हूं, ये तो नॉर्मल है। ये एक कल्चरल डिनाइल है। समाज ने हमें ये सिखा दिया है कि डेट नॉर्मल है, ईएमआई नॉर्मल है, क्रेडिट कार्ड बिल नॉर्मल है, और हम बिना सोचे समझे इस नॉर्मल को अपना लेते हैं। लेकिन डेव रैमजी कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको ये सो कॉल्ड नॉर्मल तोड़ना पड़ेगा। नॉर्मल होना मतलब एवरेज होना, और एवरेज होना मतलब हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहना। डिनाइल का एक और एंगल है कंपैरिजन। हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को तसल्ली देते हैं। अगर हमारा दोस्त 10 लाख के कर्ज में डूबा है और हम सिर्फ 3 लाख के कर्ज में हैं, तो हम सोचते हैं चलो मैं उससे बेटर हूं। लेकिन असल में बेटर होना सल्यूशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में कंपैरिजन काम नहीं आता, सिर्फ रियलिटी फेस करनी पड़ती है। इस चैप्टर में एक पावरफुल इंसाइट ये है कि डिनाइल सिर्फ तब तक सर्वाइव करता है जब तक आप सच्चाई को इग्नोर करते हो। जैसे ही आप अपना बैंक स्टेटमेंट खोल के देखते हो, अपने लोन्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, अपनी सैलरी और खर्चे का रेशियो समझते हो, डिनाइल का भूत खुद ही भाग जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, और वही हिम्मत फाइनेंशियल मेकओवर की पहली सीढ़ी है। डेव रैमजी एक एनालॉजी देता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है कि आपको डायबिटीज है, तो आपके पास 2 चॉइस होते हैं। या तो आप डिनाइल में रहकर मिठाई खाते रहो और बोलो मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर आप सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदल लो। पहली चॉइस आपको स्लो पॉइजन देती है, दूसरी चॉइस आपको एक नई जिंदगी देती है। वही प्रिंसिपल फाइनेंस में भी लगता है। डिनाइल आपको स्लो पॉइजन देता है और एक्सेप्टेंस आपको नई जिंदगी। डिनाइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह टाइम बर्बाद करता है। हर दिन जो आप डिनाइल में बिताते हो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से एक दिन दूर कर देता है, और जब एक दिन एक महीने में, एक महीना एक साल में बदल जाता है, तो आप पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो कि आपने अपनी लाइफ का सबसे प्रेशियस रिसोर्स टाइम खो दिया। पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन टाइम कभी नहीं आता। इस चैप्टर के बीच में एक और साइकोलॉजिकल एंगल आता है। लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो गिल्टी फील करते हैं। अगर आपको पता है कि आपने 5 क्रेडिट कार्ड्स पे खर्चा कर दिया है और आपके पास रीपे करने का प्लान नहीं है, तो वो गिल्ट आपको तोड़ने लगता है, और गिल्ट से बचने के लिए लोग डिनाइल का सहारा लेते हैं। लेकिन डेव कहता है कि गिल्ट को फील करना ही जरूरी है, क्योंकि वही गिल्ट आपको एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। डिनाइल गिल्ट से बचाता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। एक मोमेंट आता है जब हर इंसान को अपनी जिंदगी का मिरर फेस करना पड़ता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपनी कहानी को डिनाइल की चादर में लपेटकर जीना चाहते हो, या फिर सच्चाई के साथ खड़े होकर अपना मेकओवर शुरू करना चाहते हो।
डिनायल शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म दर्द। सच्चाई शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम। इस चैप्टर की सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि फाइनेंशियल हेल्थ एकदम फिजिकल हेल्थ की तरह है। अगर आप अपने बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करोगे तो एक दिन वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। वैसे ही अगर आप अपने फाइनेंशियल सिग्नल्स इग्नोर करोगे, जैसे लेट पेमेंट चार्जेस, हाई इंटरेस्ट बिल्स, ईएमआई का बोझ, तो एक दिन वो आपको बैंकरप्सी या पॉवर्टी की तरफ ले जाएगा। डिनायल से निकलने का पहला स्टेप है ऑनेस्टी। अपने आप से ऑनेस्ट होना कि हाँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, हाँ, मेरे डिसीजंस गलत थे, हाँ, मुझे बदलने की जरूरत है। ये ऑनेस्टी दर्द देती है, लेकिन यही दर्द आपको एक नई शुरुआत देने की ताकत रखता है। अक्सर हमारी जिंदगी ऐसे चलती है जैसे हमने एक इनविजिबल स्क्रिप्ट फॉलो करनी हो। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी लो, घर बनाओ, गाड़ी लो और अपना लाइफ एंजॉय करो। लेकिन इस स्क्रिप्ट के बीच एक और लाइन छुपी होती है जिसे सोसाइटी ने इतना नॉर्मल बना दिया है कि हमें दिखाई नहीं देती, और वो है डेट लेना नॉर्मल है। डेव रैमजी इस चैप्टर में इसी सो कॉल्ड नॉर्मल का पोस्टमार्टम करता है और हमें दिखाता है कि असल में ये नॉर्मल ही हमें ब्रोक बनाता है। आप सोचिए, कितनी बार आपने ये सुना है, बेटा क्रेडिट कार्ड ले लो, जरूरत के टाइम हेल्प करेगा। या फिर घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, बिना लोन के कोई घर नहीं बनाता। और गाड़ी के लिए तो हर कोई कहता है ईएमआई पे ले लो, कौन कैश देता है आजकल। ये सब स्टेटमेंट्स हमें एक बिलीफ सिस्टम देते हैं कि डेट लेना एक नॉर्मल और ज़रूरी चीज़ है। लेकिन डेव रैमजी कहता है कि अगर डेट नॉर्मल है तो ब्रोक होना भी नॉर्मल है। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको ये सो कॉल्ड नॉर्मल तोड़ना पड़ेगा। सोसाइटी ने हमें ये एक्सेप्ट करना सिखाया है कि डेट के बिना प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। जैसे ही आप कॉलेज ग्रेजुएट होते हो, आपके सामने स्टूडेंट लोन का बोझ होता है। जॉब शुरू करते ही आप कार लोन ले लेते हो, फिर घर का लोन आता है, फिर क्रेडिट कार्ड्स। हर स्टेप पे एक नया कर्ज, और हर कर्ज को एक अचीवमेंट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे ही आपके पास ईएमआई होती है, लोग कहते हैं कि आप अब रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन गए हो। लेकिन असल में आप सिर्फ अपने फ्यूचर को बैंक के हवाले कर रहे होते हो। डिनायल के चैप्टर में डेव ने बताया था कि प्रॉब्लम एक्सेप्ट करना जरूरी है, और यहाँ वो एक और बड़ी प्रॉब्लम एक्सेप्ट करने को कहता है कि डेट कोई टूल नहीं, डेट एक ट्रैप है। ये ट्रैप आपको एक हैमस्टर व्हील पे चढ़ा देता है, जहाँ आप पूरी जिंदगी बस दौड़ते हो लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। आप अपने बिल्स भरते हो, इंटरेस्ट भरते हो, ईएमआई निकालते हो, और जब सैलरी आती है तो लगता है सब खत्म हो गया। ये साइकिल रिपीट होता रहता है और इंसान अपनी पूरी करियर इसी चक्रव्यूह में खत्म कर देता है। डेव रैमजी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि अगर डेट नॉर्मल होता तो रिच लोगों के पास सबसे ज्यादा डेट होता। लेकिन रियलिटी में जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो डेट को अवॉइड करते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, लेकिन उनके पास अननेसेसरी लोन्स नहीं होते। डेट एक इल्यूजन है जो मिडिल क्लास को दिया गया है ताकि वो अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहें और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रो करते रहें। अब सोचिए, जब हम कहते हैं कि डेट नॉर्मल है तो हम असल में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि दूसरे के पैसों पे जीना नॉर्मल है। हम बोल रहे हैं कि अपना फ्यूचर मॉर्टगेज करना नॉर्मल है। हम बोल रहे हैं कि अपना आज सैक्रिफाइस करके सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टीज भरना नॉर्मल है। और यही वजह है कि ब्रोक होना भी एक कल्चर बन गया है। लोगों के पास सैलरी होती है लेकिन वो खुद के लिए काम नहीं करते, वो बैंक्स के लिए काम करते हैं। इस चैप्टर में एक और चीज बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट होती है, मार्केटिंग और सोसाइटी का ब्रेन वॉश। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें ये बिलीव कराती हैं कि उनका प्रोडक्ट एक हेल्पर है। डोंट लीव होम विदाउट इट, बाय नाउ पे लेटर। ये स्लोगन्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल टूल है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप है जो हमें अपने ही पैसों से दूर कर देता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप अपने पैसों से नहीं, बैंक के पैसों से खरीदारी करते हो, और जब बिल आता है तो आप इंटरेस्ट के साथ अपना फ्यूचर खरीद रहे होते हो। डीव रैमजी कहता है कि अगर डेट लेना नॉर्मल है तो ब्रोक रहना भी एक हैबिट बन जाता है। लोग अपने ब्रोक होने को भी जस्टिफाई करते हैं। सबके पास कर्ज है, मैं अकेला नहीं हूं, ईएमआई के बिना कोई नहीं जीता। ये स्टेटमेंट्स एक कल्चरल शील्ड बन जाती हैं जिसमें हर कोई अपनी मिजरी को नॉर्मल बनाकर जीता है। लेकिन असल में ब्रोक रहना एक डिजीज है जो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। आप नोटिस करोगे कि डेट कल्चर में एक और डेंजरस चीज है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसी सैलरी बढ़ती है, लोग अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं और नए कर्ज ले लेते हैं। पहले बाइक का लोन था, अब कार का लोन है। पहले छोटी अपार्टमेंट थी, अब बड़ी अपार्टमेंट का लोन है। सैलरी बढ़ती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आती, क्योंकि डेट का साइज सैलरी के साथ साथ बढ़ता है। और यही वो साइकिल है जो लोगों को उनकी लाइफ भर ट्रैप करके रखता है। अब सवाल उठता है कि अगर डेट नॉर्मल नहीं है तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपना माइंडसेट चेंज करना। सोचना बंद करो कि लोन एक नेसेसिटी है, सोचना शुरू करो कि फ्रीडम एक नेसेसिटी है। डेव रैमजी कहता है कि एक टाइम पे आपको अपने अंदर गुस्सा लाना पड़ेगा, वो गुस्सा जो कहता है बस अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी बैंक्स के लिए नहीं जीऊंगा। जब तक वो गुस्सा नहीं आता तब तक इंसान डेट के चक्रव्यूह से नहीं निकलता।
इस चैप्टर में एक एक लाइन आपको मिरर दिखाती है। जब आप सोचते हो कि ईएमआई नॉर्मल है, डेव कहता है ईएमआई का मतलब है अपना पैसा अपने फ्यूचर से उधार लेना। जब आप सोचते हो कि क्रेडिट कार्ड एक बैकअप है, डेव कहता है बैकअप वो होता है जो आपने सेव किया हो, ना कि वो जो आपने उधार लिया हो। और जब आप सोचते हो कि सभी लोग ऐसे ही जीते हैं, डेव कहता है सभी ब्रोक हैं, क्या आप भी ब्रोक रहना चाहते हो? इंसान अपने बिलीफ सिस्टम से जीता है। जो बातें हमने बचपन से सुनी हैं, जो हमें बार बार रिपीट करके दिखाई गई हैं, वही हमारे लिए सच बन जाती हैं। डेट के केस में भी यही होता है। सोसाइटी, मीडिया, बैंक्स और हमारे आसपास के लोग इतना स्ट्रांगली हमें कन्विंस करते हैं कि डेट एक ज़रूरी और स्मार्ट चॉइस है कि हम बिना सोच समझे इस पर विश्वास कर लेते हैं। इस चैप्टर में डेव रामजी एक एक करके उन मिथ्स को तोड़ता है जो हमें लगते तो सच हैं, लेकिन असल में वो झूठ होते हैं। सबसे पहला मिथ जो हर जगह सुनने को मिलता है वो है कि डेट एक फाइनेंशियल टूल है। मतलब अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अपना बिजनेस ग्रो करना है या बड़ा घर लेना है तो डेट लेना ही पड़ेगा। ये एक इल्यूजन है जो बैंकिंग इंडस्ट्री ने डेलिबरेटली बनाया है। डेट को एक नेसेसिटी के रूप में प्रेजेंट किया गया। जैसे कि ऑक्सीजन के बिना जीना इम्पॉसिबल है, वैसे ही डेट के बिना ग्रो करना इम्पॉसिबल है। लेकिन असल में डेट एक टूल नहीं बल्कि एक चेन है। ये आपको बांधता है, आपके डिसीजंस लिमिट करता है और आपके आज के सपनों को कल के इंटरेस्ट पेमेंट्स में बदल देता है। एक और पॉपुलर मिथ है गुड डेट और बैड डेट। लोग कहते हैं कि हर डेट बुरा नहीं होता, जैसे एजुकेशन लोन या घर का लोन एक गुड डेट है। इस सोच का प्रॉब्लम यह है कि ये इंसान को कंफर्ट जोन में रखता है। जब तक वो सोचता है कि उसका डेट गुड है, तब तक वो उसे नॉर्मल मानकर जीता रहता है। लेकिन सच ये है कि कोई भी डेट, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या घर के लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके फ्यूचर इनकम को खाता है। अगर आपके पास कैश होता तो आप अपनी एजुकेशन और अपना घर अपने पैसों से ले सकते थे, बिना इंटरेस्ट के बोझ के। तो फिर वो गुड कैसे हुआ? डेव कहता है सिर्फ वो पैसा जो आपके पास है और जो आपके कंट्रोल में है वही गुड है। जो पैसा आपने उधार लिया है वो हमेशा आपको किसी और का स्लेव बनाता है। फिर आता है मिथ जो शायद सबसे ज्यादा स्प्रेड किया गया है। क्रेडिट कार्ड की जरूरत है क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए। हर बैंक और फाइनेंशियल एडवाइजर ये ज्ञान देता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे और टाइम पे करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में आपको और लोन्स मिलेंगे। लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि पूरा सिस्टम आपको एक हैमस्टर व्हील पे डालने के लिए डिजाइन हुआ है। आपको एक स्कोर दिया जाता है जो असल में ये मेजर करता है कि आप बैंक के लिए कितने प्रॉफिटेबल हो। मतलब जितना ज्यादा आपने डेट लिया, जितना अच्छे से आपने उन्हें रीपे किया, उतना ही ज्यादा बैंक आपको ट्रस्टवर्दी मानेगा ताकि वो आपको और डेट दे। ये एक साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। और सोचिए, अगर आप डेट फ्री जीना चाहते हो तो आपको क्रेडिट स्कोर की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना पैसा जरूरत के वक्त यूज करना है। क्रेडिट स्कोर एक इल्यूजन है जो बस उनके लिए वैल्यूएबल है जो हमेशा डेट में जीना चाहते हैं। एक और बड़ा मिथ जो हमें हर जगह दिखाई देता है वो है डेट लेवरेज करके पैसा बनाया जा सकता है। बहुत से लोग स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं कि उधार लेकर इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है। लोग इसे लेवरेज बोलते हैं, जैसे कि वो एक फाइनेंशियल शॉर्टकट हो। लेकिन असल में लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। जैसे ही मार्केट या बिजनेस के कंडीशंस आपके अगेंस्ट गए, वही लेवरेज आपको बर्बाद कर देता है। जो पैसा आपके पास था ही नहीं, जो आपने उधार लिया था, उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको फिर भी देना पड़ता है। और अक्सर इसी वजह से लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेव कहता है कि असली वेल्थ स्लो और स्टेडी ग्रो होती है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से। अगर कोई आपको ये बेच रहा है कि डेट से आप तेज तरक्की कर सकते हो, तो समझ लो कि वो आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, आपके भले के लिए नहीं सोच रहा। फिर आता है एक इमोशनल मिथ, घर के बिना इंसान इनकम्प्लीट है और घर के लिए लोन लेना तो नॉर्मल ही है। हर जगह एक नैरेटिव बनाया गया है कि घर खरीदना एक अल्टीमेट अचीवमेंट है और अगर आपके पास कैश नहीं है तो लोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन घर का लोन यानी मॉर्टगेज एक लाइफ लॉन्ग चेन बन सकता है। लोग सोचते हैं कि वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन असल में बैंक उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है जब तक पूरा लोन क्लियर नहीं हो जाता। अगर आप एक दिन अपनी ईएमआई मिस कर देते हो तो वही घर जैसे आप अपना सपना समझ रहे थे आपके हाथ से निकल सकता है। और इंटरेस्ट की वजह से आप अक्सर अपने घर की असली प्राइस से 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा चुकाते हो। क्रेडिट कार्ड के मिथ्स भी बहुत गहरे हैं। अक्सर सुना जाता है कि क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स और कैशबैक फ्री पैसा है, लेकिन रियलिटी में क्रेडिट कार्ड कंपनी साइकोलॉजी समझकर गेम खेलती हैं। वो जानती हैं कि इंसान जब प्लास्टिक कार्ड से खरीदता है तो वो ज्यादा खर्च करता है। कैश देने का इमोशनल पेन ज्यादा होता है, इसलिए लोग कार्ड स्वाइप करके अपने बजट के बाहर खर्च कर देते हैं। कैशबैक और रिवॉर्ड सिर्फ एक ट्रैप है ताकि आप ज्यादा और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करो। सोचिए, अगर आपने 1000 रुपये खर्चे और 10 रुपये कैशबैक मिला तो क्या आपने अर्न किया? नहीं, आपने 990 खोया।
लेकिन सिस्टम इसे एक रिवॉर्ड के रूप में प्रेजेंट करता है। एक और मिथ है कि स्टूडेंट लोन एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में रिटर्न देगा। इस नैरेटिव ने पूरी एक जेनरेशन को ट्रैप कर दिया है। यंग स्टूडेंट्स को ये बिलीव कराया गया कि एजुकेशन लोन लेना एक नॉर्मल और स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि डिग्री के बाद उनकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर डिग्री इक्वल नहीं होती और हर स्टूडेंट अपने लोन को एफिशिएंटली रीपे नहीं कर पाता। बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद भी डेकेड्स तक अपने लोन के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। इस मिथ ने स्टूडेंट्स का फ्यूचर मॉर्गेज कर दिया है। इस चैप्टर में डेव एक और साइकोलॉजिकल एंगल हाईलाइट करता है। डेट मिथ्स लोगों को एक सेंस ऑफ प्राइड भी देते हैं। जैसे कोई प्राउडली कहता है, मेरे क्रेडिट स्कोर 800 है, या मैं अपना घर मॉर्गेज पे ले रहा हूं, अब मैं ओनर हूं। ये प्राइड असल में एक इल्यूजन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डेलिबरेटली बनाया है ताकि इंसान अपनी स्लेवरी को अचीवमेंट समझे। रियलिटी में वो सिर्फ एक वेल बिहेव्ड बोरोवर है जिसका काम है टाइम पे पेमेंट करना और बैंक को रिच बनाना। ये सब मिथ्स इंसान को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो खुद को राशनलाइज करने लगता है। वो कहता है, मैं अलग हूं, मैं डेट हैंडल कर सकता हूं। लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। इंटरेस्ट और ईएमआईज इंसान की सैलरी खत्म करते हैं और जब अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आती है तो वो पूरा सिस्टम टूट जाता है। डेट इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी को मार देता है। जब आपके पास डेट नहीं होता तब आपके पास चॉइस होती है, लेकिन जैसे ही आप डेट लेते हो आपके डिसीजंस लिमिटेड हो जाते हैं। इस चैप्टर का एसेंस ये है कि डेट के मिथ्स एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन है। ये इल्यूजन इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग हमेशा कंजम्पशन के रेस में लगे रहें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा प्रॉफिट बनाते रहें। नॉर्मल सोसाइटी इन मिथ्स पे जीती है और ब्रोक रहती है, लेकिन जो लोग इन मिथ्स को तोड़ देते हैं वो अपने लिए एक नया पाथ बनाते हैं, डेट फ्री लाइफ का, और वही लोग असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में हम सबको लगता है कि हमारे सामने सबसे बड़ा हर्डल पैसा की कमी है। लेकिन जब डेव रैमजी चैप्टर में बात करते हैं तो वो दिखाते हैं कि पैसा खुद हर्डल नहीं है, बल्कि दो और बड़े हर्डल्स हैं जो इंसान को अपना फाइनेंशियल मेकओवर करने से रोक देते हैं। ये हर्डल्स बहुत ही सटल और साइकोलॉजिकल होते हैं जो अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता और वो अपनी पूरी लाइफ इन्हीं के चक्कर में निकाल देते हैं। पहला हर्डल है डिनायल। डिनायल मतलब अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, उसे इग्नोर करना या अपना आपको कन्विंस करना कि सब ठीक है। ये एक मेंटल शील्ड है जो इंसान बनाता है ताकि उसे अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स का सामना ना करना पड़े। डिनायल का एक एग्जाम्पल सिंपल है। कोई इंसान अपने ऊपर चढ़ते क्रेडिट कार्ड के बिल्स को देख के कहता है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास लोन होता है। या फिर जब वो अपने सैलरी और खर्चे के बीच के गैप को देखता है तो कहता है, बस अगले साल प्रमोशन मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये डिनायल इंसान को रियलिटी से दूर रखता है और उसे एक कंफर्ट जोन देता है। लेकिन कंफर्ट जोन हमेशा डेंजरस होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी प्रॉब्लम को एडमिट नहीं करेगा तब तक वो उसका सल्यूशन ढूंढना शुरू नहीं करेगा। डिनायल का एक और एस्पेक्ट है कंपैरिजन। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों को देख के जज करते हैं कि हम फाइनेंशियली सेफ हैं या नहीं। अगर हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी लोन्स में जी रहे हैं, ईएमआईज भर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम भी सेफ हैं क्योंकि सब इसी कंडीशन में है। ये एक इल्यूजन है। सोसाइटी का नॉर्मल होना और सही होना दोनों अलग चीजें हैं। अगर पूरा क्राउड गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उस क्राउड का हिस्सा बन के आप कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकते। डिनायल हमेशा आपको ये कन्विंस करेगा कि आप ठीक कर रहे हो, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। दूसरा बड़ा हर्डल है फियर। जब इंसान अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर भी लेता है तब भी उसके सामने एक और चैलेंज होता है, बदलने का डर। फियर एक इनविजिबल वॉल है जो इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से रोकता है। लोगों को डर होता है कि अगर उन्होंने अपना स्पेंडिंग हैबिट बदल दिया तो उनकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। अगर उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर दिया तो उन्हें लगेगा कि उनके पास ऑप्शंस कम हो गए। अगर उन्होंने डेट फ्री लिविंग चूज की तो शायद वो अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में छोटे लगने लगेंगे। ये सब डर इंसान के अंदर इतनी गहराइयों तक जम जाते हैं कि वो अपनी स्लेवरी को नॉर्मल मान लेता है। फियर का एक और रूप है फेलियर का डर। बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बीच में फेल हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपना डेट पे ऑफ करने का प्लान बनाया और वो फॉलो नहीं कर पाए तो उनका मजाक बनेगा। लेकिन सच ये है कि फेलियर का डर इंसान को पैरालिसिस में डाल देता है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सीखोगे कैसे। डेव कहता है कि फेयर को हमेशा सामना करके ही तोड़ा जा सकता है, एस्केप करके नहीं। ये दोनों हर्डल्स, डिनायल और फेयर, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं। डिनायल आपको शुरू करने से रोकती है और फेयर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ डेट, ईएमआईज और पे चेक टू पे चेक साइकिल में गुजार देते हैं। वो अपने अंदर के इन हर्डल्स को कभी तोड़ ही नहीं पाते। डेव एक एनालॉजी यूज करते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मेकओवर एक तरह का सर्जरी है। जैसे डॉक्टर पहले पेशेंट को कन्विंस करता है कि हाँ, तुम्हें सर्जरी की जरूरत है।
अगर पेशेंट डिनायल में रहे और बोले कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो कभी ऑपरेशन टेबल तक नहीं जा पाएगा। और अगर पेशेंट मान भी ले कि हाँ ऑपरेशन ज़रूरी है, तब भी उसके अंदर एक फियर होता है कि कहीं सर्जरी फेल ना हो जाए, कहीं पेन ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन जो पेशेंट दोनों हर्डल्स क्रॉस कर लेता है, डिनायल को तोड़कर रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है और फियर को तोड़कर रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, वही अपनी ज़िंदगी बचा पाता है। फाइनेंस भी ऐसे ही है। जब तक इंसान अपना रियलिटी चेक नहीं करेगा और डर के बावजूद एक्शन नहीं लेगा, तब तक उसका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा। इस चैप्टर में एक और बहुत पावरफुल बात है। लोग अपने हर्डल्स को बाहर के सर्कमस्टेंसेस पर ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मेरे घर के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। लेकिन असल में सबसे बड़ा हर्डल आपके अंदर ही होता है। डिनायल और फेयर आपको अपना असली पोटेंशियल दिखने ही नहीं देते। अगर आप इन्हें तोड़ दो तो आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ समझ आएगी। डेव बार बार एम्फसाइज करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जर्नी के लिए सेल्फ ऑनेस्टी और करेज सबसे पहले आना चाहिए। सेल्फ ऑनेस्टी मतलब अपनी कंडीशन को क्लियरली देखना बिना एक्सक्यूजेस के, और करेज मतलब उस कंडीशन को चेंज करने के लिए हार्ड स्टेप्स लेना। ये दोनों चीज़ें इन दो हर्डल्स के ऑपोजिट हैं। जितना आप सेल्फ ऑनेस्ट हो जाओगे उतना डिनायल कम होगा, जितना आप करेजियस हो जाओगे उतना फियर कम होगा। चैप्टर का एंड एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि जब तक आप अपने दिमाग और दिल के हर्डल्स को नहीं तोड़ते, तब तक आपको फाइनेंशियल मेकओवर के टूल्स और टेक्निक्स काम नहीं आएंगे। बजट बनाना, डेट स्नोबॉल मेथड यूज करना, सेविंग करना, ये सब तभी काम आएंगे जब आप डिनायल और फियर के बैरियर को क्रॉस कर लोगे। ये दोनों हर्डल्स एक इनविजिबल वॉल हैं और इन्हें तोड़ना ही एक इंसान के फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला असली स्टेप है। जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जहां अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई और हमें तुरंत पैसा चाहिए था। हो सकता है कि कार खराब हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर घर के फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे मोमेंट्स में इंसान अक्सर पैनिक में चला जाता है क्योंकि उसके पास तुरंत सोल्यूशन नहीं होता। और जब सोल्यूशन नहीं होता तो इंसान सबसे आसान रास्ता चूज करता है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या किसी दोस्त से उधार। यही वो साइकिल है जो इंसान को और ज्यादा डेट में घुसा देती है। डेव रैमसे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करनी है और अपना मेकओवर करना है, तो सबसे पहला स्टेप यह है कि तुम्हारे पास एक बेबी इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये फंड बड़ा नहीं होता, इसमें तुम्हें 1 साल की सैलरी सेव करनी नहीं है, सिर्फ $1000 या अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी और रियलिस्टिक अमाउंट सेव करनी है। इसका पर्पस सिंपल है, तुम्हें एक फाइनेंशियल कुशन देना जो तुम्हें स्मॉल इमरजेंसी से बचाए, ताकि तुम्हें लोन या क्रेडिट कार्ड की स्लेवरी में ना जाना पड़े। अक्सर लोग सोचते हैं कि $1000 से क्या होगा, लेकिन डेव बताते हैं कि बात अमाउंट की नहीं, बात डिसिप्लिन की है। जब तुम अपना पहला इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हो तो तुम अपनी सोच को एक नया डायरेक्शन देते हो। तुम अपने आप को ये सिग्नल देते हो कि अब तुम डेट के सहारे नहीं जीना चाहते, अब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये $1000 एक साइकोलॉजिकल वॉल है जो तुम्हें क्रेडिट कार्ड की तरफ हाथ बढ़ाने से रोकता है। इस फंड का एक और पावर है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास एक छोटा बैकअप है तो तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस इंसान के लिए एक इनविजिबल बर्डन होता है जो उसकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लेकिन जब तुम जानते हो कि तुम्हारी गाड़ी अगर कल खराब भी हो गई तो तुम्हारे पास उसे ठीक कराने के लिए पैसा है, तो तुम अपनी जिंदगी थोड़ा रिलैक्स जी पाते हो। डेव रैमसे कहते हैं कि लोग अक्सर एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि उनके पास सेव करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि पैसा हमेशा होता है, बस प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट पर, फैंसी कॉफ़ी पर या अननेसेसरी शॉपिंग पर पैसा खर्च करते हो। अगर तुम चाहो तो 1 महीने में ही अननेसेसरी खर्चे कट करके $1000 सेव कर सकते हो। ये टेस्ट है तुम्हारी सीरियसनेस का। अगर तुम अपनी लाइफ बदलने के लिए जेन्युइनली कमिटेड हो तो तुम अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करके ये इमरजेंसी फंड बना लोगे। इस चैप्टर में डेव एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो हर छोटी प्रॉब्लम एक बड़ी क्राइसिस बन जाती है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारी कार का टायर पंक्चर हो जाता है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम तुम्हें एक बड़ी टेंशन लगती है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें उधार लेना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है तो तुम सिंपली उस फंड का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो और अपनी रूटीन लाइफ कंटिन्यू करते हो। ये डिफरेंस ही इमरजेंसी फंड का रियल मैजिक है। इस चैप्टर में डेव ने एक और साइकोलॉजिकल एंगल एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि जब तुम अपना फर्स्ट $1000 सेव करते हो तो तुम्हें एक अचीवमेंट का फील होता है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है कि तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। ये एक छोटी जीत है जो तुम्हें बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटे स्टेप से स्टार्ट होता है और ये $1000 उसी जर्नी का पहला कदम है। इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए डेव एक सिंपल अप्रोच सजेस्ट करते हैं।
टेम्परेरीली अपना फोकस बस सेविंग पर रखो। अपनी अननेसेसरी चीज़ें बेचो, ओवरटाइम करो, एक्स्ट्रा काम लो, खर्चे कट करो। तुम्हें स्पीड से ये फंड बनाना है, इसे स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि जितनी देर तुम्हें ये फंड बनाने में लगेगी उतनी देर तुम वल्नरेबल रहोगे। ये एक रेस है और तुम्हें इसे जल्दी फिनिश करना है। एक और मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में होता है वो ये है कि इमरजेंसी फंड एक इन्वेस्टमेंट है। लोग सोचते हैं कि उन्हें ये पैसा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए ताकि वो ग्रो हो। लेकिन डेव क्लियर कर देते हैं कि इमरजेंसी फंड का पर्पस ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी है। ये पैसा सेफ जगह होना चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट में, ताकि तुम्हें इमरजेंसी के टाइम तुरंत एक्सेस मिल सके। अगर तुम इसे रिस्की जगह इन्वेस्ट करोगे तो इमरजेंसी के वक्त तुम्हें वो पैसा नहीं मिल पाएगा या शायद तुम्हें लॉस फेस करना पड़ जाए। चैप्टर के एंड तक डेव एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर देते हैं कि इमरजेंसी फंड तुम्हें सिक्योर बनाता है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी देता है। जब तुम अपना पहला $1000 सेव कर लेते हो तो तुम खुद को एक सेवर के रूप में देखना स्टार्ट कर देते हो, ना कि एक स्पेंडर के रूप में। यह आइडेंटिटी शिफ्ट तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन है। जब तुम अपने दिमाग को ये फील कराते हो कि तुम अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हो, तुम अपने डेट फ्री फ्यूचर के लिए एक बेस बना सकते हो। इमरजेंसी फंड तुम्हें यह भी समझाता है कि तुम अपने डिसीजंस के मालिक हो। तुम्हें मार्केट, बैंक्स या क्रेडिट कार्ड कंपनीज कंट्रोल नहीं कर रही। ये छोटी सी सेविंग तुम्हारी इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। सोचो, तुम एक पहाड़ की चोटी पर हो और तुमने एक छोटा सा स्नोबॉल बनाया। जैसे ही तुम उससे नीचे धक्का देते हो वो धीरे धीरे घूमता है और जैसे जैसे नीचे जाता है उसमें और बर्फ चिपकती जाती है। थोड़ा छोटा स्नोबॉल शुरू में ना के बराबर लगता है, लेकिन जैसा ही वो नीचे घूमता है वो बड़ा होता चला जाता है और एक पॉइंट पर वो इतना बड़ा और पावरफुल हो जाता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। डेव रैमजी इसी इमेज का यूज करते हैं अपनी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी समझाने के लिए, डेट स्नोबॉल मेथड। ज्यादातर लोग अपना डेट क्लियर करने की कोशिश एक गलत अप्रोच से करते हैं। वो अपने सबसे बड़े इंटरेस्ट वाले डेट को पहले खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मैथमेटिकली ये सही लगता है। अगर तुम्हारे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका इंटरेस्ट 25% है और एक स्टूडेंट लोन है जिसका इंटरेस्ट 7% है, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्लियर करना चाहिए। और लॉजिकली ये बात सही भी लगती है। लेकिन डेव रैमजी कहते हैं कि मनी का प्रॉब्लम कभी सिर्फ मैथ का नहीं होता, ये एक बिहेवियर का प्रॉब्लम है। और बिहेवियर को चेंज करने के लिए तुम्हें मैथ से ज़्यादा साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। डेट स्नोबॉल मेथड का मैजिक यही है। इस मेथड में तुम अपने सारे डेट्स की लिस्ट बनाते हो और उन्हें इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि अमाउंट के साइज के बेसिस पर अरेंज करते हो। सबसे छोटे डेट को पहले टारगेट करो, चाहे उसका इंटरेस्ट रेट कितना भी हो। जब तुम एक छोटा डेट क्लियर करते हो तुम्हें एक इंस्टेंट विन मिलती है। तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे एफर्ट्स का रिजल्ट आ रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है जो तुम्हें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और यही मोटिवेशन तुम्हें अपने बड़े डेट्स को तोड़ने की एनर्जी देता है। डेव रैमजी इसे गेम की तरह एक्सप्लेन करते हैं। जब तुम एक छोटी विक्ट्री जीतते हो तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, तुम्हें फील होता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, और इंसान वही चीज़ रिपीट करता है जो उसे गुड फीलिंग देती है। अगर तुम अपने सबसे बड़े डेट से स्टार्ट करोगे तो शायद तुम्हें उसे ख़त्म करने में साल लग जाएं, और उस बीच तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम छोटे से स्टार्ट करते हो तो तुम्हें जल्दी जल्दी जीत मिलती है और तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है। यही स्नोबॉल का प्रिंसिपल है। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारे पास 5 डेट्स हैं, एक 5000 का, एक 20,000 का, एक 50,000 का, एक 1 लाख का और एक 3 लाख का। अगर तुम डेट स्नोबॉल मेथड फॉलो करते हो तो तुम सबसे पहले 5000 वाले डेट पे फोकस करोगे। उसके लिए तुम अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करोगे, जबकि बाकी सब पर मिनिमम पेमेंट करते रहोगे। जैसे ही 5000 वाला डेट खत्म हो गया तुम्हें एक रिलीफ मिलेगा, तुम्हें एक विक्ट्री का फील होगा। अब तुम्हारे पास जो पैसा तुम पहले इस डेट पर दे रहे थे वो तुम नेक्स्ट डेट के लिए यूज करोगे, यानी अब तुम 20,000 वाले डेट पर अटैक करोगे। अब तुम्हारे पास डबल एनर्जी है क्योंकि तुमने एक डेट का बर्डन उतार दिया है और तुम्हारे मंथली कैश फ्लो में थोड़ा स्पेस आ गया है। यही प्रोसेस तुम रिपीट करते रहोगे। धीरे धीरे तुम्हारा स्नोबॉल इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े से बड़ा डेट भी उसके सामने टिक नहीं पाता। डेव रैमजी का कहना है कि लोग अक्सर अपनी लाइफ में डिले कर देते हैं क्योंकि वो परफेक्ट प्लान ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है मोमेंटम। अगर तुम एक बार अपना स्नोबॉल चलाना स्टार्ट कर देते हो तो वो खुद मोमेंटम गेन करता है। एक बार तुम्हारे 2-3 छोटे डेट्स खत्म हो गए, तुम्हें अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा जो तुमने पहले कभी फील नहीं किया होगा, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। चैप्टर में एक और बहुत पावरफुल चीज़ है, फोकस। डेट स्नोबॉल तुम्हें एक लेज़र फोकस देता है। जब तुम अपने सारे डेट्स एक साथ देखते हो तो तुम्हें ओवरवेल्म फील होता है, तुम्हें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब तुम सिर्फ एक छोटे डेट पर फोकस करते हो तो सडनली तुम्हें लगता है कि ये मैनेजेबल है।
तुम्हें लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और जब वो एक कंप्लीट होता है तुम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पर शिफ्ट कर जाते हो। ये एक क्लियर रोड मैप देता है जहाँ तुम कंफ्यूज नहीं होते बल्कि एक एक करके अपना बर्डन कम करते हो। डेव एक और चीज़ हाईलाइट करते हैं, इस मेथड में तुम्हें डिसिप्लिन रखना पड़ता है। तुम्हें अपने एक्स्ट्रा कैश फ्लो को डेट पर ही यूज़ करना है, ना कि फिर से शॉपिंग या अननेसेसरी चीज़ों पर। स्नोबॉल का पावर तभी आता है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन अगर तुम एक बार स्टार्ट कर दो और डिसिप्लिन बनाए रखो तो तुम देखोगे कि तुम अपना डेट काफ़ी फास्ट एलिमिनेट कर रहे हो। इस चैप्टर का एक हिडन लेसन ये भी है कि डेट फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल रिलीफ नहीं है, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल रिलीफ भी है। जब तुम एक एक करके अपने डेट्स क्लियर करते हो, तुम अपने अंदर से गिल्ट, एंजाइटी और होपलेसनेस को भी क्लियर करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हो, ना कि बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के। डेट फ्री लिविंग एक ऐसी फ्रीडम है जो इंसान को उसके रियल पोटेंशियल के साथ जीने देती है। सोचो जब तुम्हारा स्नोबॉल अपने पीक पर होता है, तुमने छोटे डेट्स खत्म कर दिए हैं, तुम्हारे पास अब बड़ा पैसा बच रहा है जो तुम अपने बड़े लोन्स पर लगा रहे हो। वो मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिख रहे हो, एक ऐसी लाइफ जहां तुम अपने डिसीजंस लेते हो, तुम अपनी इनकम को एंजॉय करते हो बिना किसी बर्डन के। चैप्टर 7 के एंड तक एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि डेट स्नोबॉल एक फाइनेंशियल टेक्निक से ज़्यादा एक मेंटल रेवोल्यूशन है। ये तुम्हें सिखाता है कि छोटी जीतें कैसे बड़ी जीतों का रास्ता बनाती हैं। ये तुम्हें मोमेंटम और फोकस देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देता है। तुम अब एक ऐसे इंसान हो जो अपने डेट्स के गुलाम नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का मालिक हो। जिंदगी अक्सर उन्हीं मोड़ों पर हमारी हिम्मत की परीक्षा लेती है जहां हम बिल्कुल रेडी नहीं होते। एक कार एक्सीडेंट, एक अचानक बीमारी, एक जॉब लॉस या घर की कोई बड़ी रिपेयर, ये सब ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां इंसान अकेला और हेल्पलेस महसूस करता है। और सबसे ज़्यादा दर्द उस वक्त होता है जब हमारे पास पैसा नहीं होता और हमें अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए भी बोरो करना पड़ता है। इसी वजह से डेव रैमजी अपनी टोटल मनी मेकओवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना और उसे फिनिश करना। इससे पहले के चैप्टर्स में तुमने अपने छोटे डेट्स खत्म करने के लिए डेट स्नोबॉल मेथड का यूज़ किया। उससे तुम्हें एक मोमेंटम मिला, तुम अपनी फाइनेंशियल जर्नी के एक नए फेज में आ गए। लेकिन डेट क्लियर करना सिर्फ आधा काम था। अब तुम्हें अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी डेट लेने की ज़रूरत ना पड़े। और उस फाउंडेशन का पहला और सबसे मजबूत स्टोन है फुल्ली फंडेड इमरजेंसी फंड। डेव रैमजी कहते हैं कि इमरजेंसी फंड सिर्फ एक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा नहीं है, ये एक इंश्योरेंस है तुम्हारी जिंदगी के लिए। जब तुम्हारे पास एक बड़ा सेफ्टी नेट होता है तो तुम्हें डर के साथ जीना नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है कि तुम अपने परिवार को सिक्योर रख सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। इमरजेंसी फंड तुम्हें एक ऐसी शांति देता है जो क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स कभी नहीं दे सकते। ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल शील्ड है जो तुम्हें फाइनेंशियल स्टॉर्म्स के सामने खड़ा रहने की स्ट्रेंथ देता है। अब सवाल उठता है कि ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। चैप्टर में डेव क्लियरली बताते हैं कि तुम्हें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे का पैसा एक साइड रखना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपये है तो तुम्हें 1.5 लाख से 3 लाख तक अपने इमरजेंसी फंड में सेव करना चाहिए। ये पैसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो तुम्हें हाई रिटर्न्स देगा, बल्कि ये एक बफर है जो तुम्हें सर्वाइव करने में मदद करेगा जब जिंदगी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगी। डेव यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो इमरजेंसी के लिए एनफ है, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी फंड नहीं है, वो एक डेट ट्रैप है। जब तुम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो और तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो तुम प्रॉब्लम को और बड़ा बना देते हो। तुम्हें क्राइसिस से निकलने के बजाय उसे और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। इमरजेंसी फंड का असली पावर यह है कि तुम्हें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। तुम्हारे पास अपना पैसा होता है, अपनी फ्रीडम होती है और तुम्हें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चैप्टर में डेव एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड होता है तो तुम अपनी लाइफ के बाकी डिसीजंस ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लेते हो। तुम रिस्क लेने के लिए रेडी होते हो, तुम अपने करियर के नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम अपने बिजनेस की तरफ भी स्टेप ले सकते हो। तुम्हें ये डर नहीं होता कि अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हारे परिवार को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फ्रीडम है जो तुम्हारी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों एक कंपनी में काम करते हैं और दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर सेम है। रमेश के पास एक 3 लाख का इमरजेंसी फंड है, जबकि सुरेश के पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है और वो क्रेडिट कार्ड डेट में फंसा हुआ है। एक दिन उनकी कंपनी ले ऑफ्स कर देती है।
रमेश शौक तो होता है, लेकिन उसे पता है कि उसके पास अगले 6 महीने सर्वाइव करने का पैसा ऑलरेडी पड़ा है। वो शांति से अपने अगले करियर मूव की प्लानिंग करता है, इंटरव्यूज अटेंड करता है और अपना डिसीजन प्रॉपरली लेता है। दूसरी तरफ सुरेश तुरंत पैनिक में आ जाता है। उसको अपने बिल्स पे करने की टेंशन होती है, घर का रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है। उसका स्ट्रेस उसकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है और वो जो भी जॉब पहले मिलती है उसे पकड़ लेता है, चाहे वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ना हो। यहां तुम क्लियरली देख सकते हो कि इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं है, ये तुम्हारे ऑप्शंस खरीदता है। ये तुम्हें फ्रीडम देता है अपनी लाइफ के लिए बेटर चॉइसेस लेने की। डेव रैमजी स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि ये फंड लिक्विड और इजीली एक्सेसिबल जगह पर रखा जाए। मतलब तुम्हें इसे स्टॉक मार्केट या रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये पैसा एक सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट में होना चाहिए, जहां से तुम इसे जल्दी निकाल सको बिना किसी रिस्क के। इसका काम तुम्हें रिटर्न देना नहीं है, इसका काम है तुम्हें प्रोटेक्शन देना। चैप्टर के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में डेव एक्सप्लेन करते हैं कि इमरजेंसी फंड तुम्हारी पर्सनल डिसिप्लिन का भी टेस्ट है। ये फंड एक टेम्पटेशन होता है। कई लोग इसे वेकेशंस या शॉपिंग के लिए यूज करने लग जाते हैं और फिर जब असली इमरजेंसी आती है तो वो फिर से वल्नरेबल हो जाते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड का एक ही रूल है, इसे सिर्फ और सिर्फ रियल इमरजेंसी में यूज करो। इमरजेंसी मतलब जॉब लॉस, हेल्थ क्राइसिस, एक्सीडेंट या कोई अनअवॉइडेबल मेजर एक्सपेंस। नया फोन लेना, नए कपड़े खरीदना या वीकेंड ट्रिप जाना कभी भी इमरजेंसी नहीं है। ये एक हैबिट है जो तुम्हें डेवलप करनी होगी, अपने इमरजेंसी फंड को अनटचेबल ट्रीट करना। डेव यहां एक एनोलॉजी देते हैं कि इमरजेंसी फंड एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है। तुम अपने घर में फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम उसे रोज यूज करना चाहते हो। तुम इसे रखते हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि कभी भी आग लग सकती है और उस वक्त तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए। तुम कभी नहीं चाहोगे कि आग लगे, लेकिन अगर लगे तो तुम्हें रिग्रेट ना हो कि तुमने तैयारी नहीं की। उसी तरह इमरजेंसी फंड एक ऐसी शील्ड है जो तुम्हें कभी यूज करनी ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो तुम्हें रिग्रेट ना हो। चैप्टर के अंत में डेव ये एम्फेसाइज करते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने के बाद तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट फील होने लगती है। अब तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते, तुम ग्रो करने की तरफ बढ़ रहे होते हो। अब तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट है जो तुम्हें अलाउ करता है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करो। तुम अपने परिवार को एक सिक्योर फाउंडेशन देते हो और अपने दिमाग को एक शांति देते हो। एक बार जब तुम्हारा इमरजेंसी फंड फिनिश हो जाता है तो तुम अपनी लाइफ के एक नए फेज में एंटर करते हो। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो अपनी डेस्टिनी के ऊपर कंट्रोल रखता है। तुम्हें दुनिया के हर ट्विस्ट एंड टर्न का डर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट है। ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा बनाने से नहीं आती, बल्कि अपनी लाइफ को अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स के लिए प्रिपेयर करने से आती है। और ये प्रिपरेशन तुम्हें एक ऐसी कॉन्फिडेंस देती है जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन में ले जाती है। अक्सर हम अपनी लाइफ की दौड़ में प्रेजेंट नीड्स पर इतना फोकस कर लेते हैं कि फ्यूचर को इग्नोर कर देते हैं। हम खाना खाते हैं, बिल्स भरते हैं, बच्चों की स्कूल फीस देते हैं, ईएमआई चुकाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी डेली इनकम जनरेट करने वाली रेस से बाहर हो जाएंगे। जॉब हो या बिजनेस, एक स्टेज आता है जब हम उतनी एक्टिवली काम नहीं कर पाते जितना पहले करते थे। तब सवाल ये उठता है कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी? क्या हम अपने परिवार की नीड्स को पूरा कर पाएंगे? क्या हम एक इज्जत के साथ रिटायरमेंट जी पाएंगे? और इसी सवाल का जवाब देती है डेव रैमसे की ये टीचिंग, रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को मैक्सिमाइज करना। चैप्टर शुरू होता है एक बेसिक ऑब्जर्वेशन के साथ। डेव कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर दो तरीके से होती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को इमरजेंसी फंड से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। अगर तुम अभी ही अपना रिटायरमेंट सिक्योर नहीं करते तो फ्यूचर में तुम्हें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी। और असल में ये दोनों ही सिचुएशंस किसी को पसंद नहीं आती। इस चैप्टर में डेव क्लियर करते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग एक लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। तुम चाहे कितना भी काम करो, एक वक्त के बाद तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर तुमने रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं किया तो तुम्हें अपने बच्चों पर, गवर्नमेंट पर या सोसाइटी पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अभी डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बना सकते हो जो तुम्हें फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। डेव रैमसे कहते हैं कि रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है जल्दी शुरू करो। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा मैजिक है जो तुम्हारे छोटे से इन्वेस्टमेंट को भी एक बड़े माउंटेन में बदल देता है। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम टाइम दो। एक छोटा सा उदाहरण सोचो।
अगर एक इंसान 25 साल की एज में हर महीने $500 इन्वेस्ट करना शुरू करता है और 65 तक करता है, तो उसके पास रिटायरमेंट तक $1 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान 40 साल की एज में शुरू करता है, तो उसे डबल या ट्रिपल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम कॉर्पस पाने के लिए। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। जितना जल्दी शुरू करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन चैप्टर में एक और क्लियर मैसेज दिया गया है, सिर्फ शुरू करना ही काफ़ी नहीं है, सही जगह इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। डेव स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि तुम अपने रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, खासकर ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रिटर्न्स देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफिकेशन के साथ बैलेंस करो, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड्स में। इस तरह तुम अपना रिस्क स्प्रेड करते हो और लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो। डेव रैमसे एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं जो लोगों के दिमाग में होती है। कई लोग कहते हैं कि वो अपना रिटायरमेंट फंड अपने घर पर डिपेंड करके बनाएंगे, मतलब उनका घर एक एसेट है और रिटायरमेंट में वो इसे बेचकर अपने लिए पैसा निकाल लेंगे। लेकिन डेव कहते हैं कि घर एक एसेट है, लेकिन रिटायरमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। घर तुम्हें शेल्टर देता है, लेकिन घर बेचकर रिटायरमेंट चलाना एक रिस्की प्लान है। इसलिए रिटायरमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हो। चैप्टर में डेव एक और साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को डिले करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अभी टाइम है, लेकिन असल में टाइम ही सबसे बड़ी एसेट है जो रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग में काम करती है। अगर तुम टाइम लूज कर देते हो तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा वेपन लूज कर देते हो। इसलिए जितना भी हो सके अभी स्टार्ट करो, चाहे तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा हो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेव रैमसे स्ट्रांगली डेट फ्री लाइफस्टाइल के सपोर्टर हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग तभी पावरफुल होती है जब तुम डेट से फ्री होते हो, क्योंकि अगर तुम डेट में हो और तुम साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो तुम इंटरेस्ट लूज भी कर रहे हो और अर्न भी कर रहे हो। लेकिन डेट का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, जो तुम्हारी अर्निंग्स को वाइप आउट कर देता है। इसलिए उनका एक क्लियर सीक्वेंस है, पहले डेट खत्म करो, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो और फिर अपना रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग मैक्सिमाइज करो। डेव यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। ये 15% तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देता है जो लॉन्ग टर्म में एक मैसिव कॉर्पस क्रिएट करता है। तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन ये एक ऐसी सैक्रिफाइस है जो तुम्हें फ्यूचर में रिवॉर्ड करती है। चैप्टर में डेव एक और इमोशनल एस्पेक्ट को टच करते हैं। रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये अपने परिवार के लिए भी होता है। अगर तुमने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं किया तो तुम अपने बच्चों पर बर्डन बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने वाइजली इन्वेस्ट किया है तो तुम अपने बच्चों को एक सिक्योर लेगेसी दोगे। तुम उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे जो उन्हें भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझाता है। यहाँ डेव का क्लियर मैसेज है कि रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। मार्केट कभी कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। चैप्टर के अंत में डेव रैमसे एम्फेसाइज करते हैं कि रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये एक फेथ का एक्सरसाइज है। तुम अपना आज सैक्रिफाइस करते हो ताकि तुम्हारा कल सिक्योर हो। तुम अपने प्रेजेंट कंफर्ट को कंट्रोल करते हो ताकि फ्यूचर में तुम्हें अपना डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ये एक माइंडसेट है जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर लेते हो, तब तुम अपनी जिंदगी को एक नई पर्सपेक्टिव से देखते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कम्युनिटी, अपने परिवार और अपने पैशन के लिए जी सकते हो। तुम फाइनेंशियल स्लेवरी से फ्री हो जाते हो और अपना एक नया चैप्टर लिखने लगते हो। जब हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम अपने खुद के रिटायरमेंट और अपने पर्सनल ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप एक पेरेंट हो तो आपके दिमाग में एक और कांस्टेंट थॉट होता है, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं। और इस थॉट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उनके एजुकेशन, खासकर कॉलेज की फीस। डेव रैमजी इस चैप्टर में एग्जैक्टली इसी बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फाइनेंशियली फिट बने तो उनके कॉलेज के लिए भी हमें अभी से प्लान करना होगा। चैप्टर की शुरुआत एक हार्श रियलिटी के साथ होती है। कॉलेज एजुकेशन के कॉस्ट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज से कुछ डेकेड्स पहले एक कॉलेज डिग्री एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैनेजेबल थी, लेकिन अब कॉलेज के ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और बुक्स के कॉस्ट्स इतने हाई हो गए हैं कि एक एवरेज परिवार के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है। और इस राइजिंग कॉस्ट का रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट लोन्स। अमेरिका हो या इंडिया, दोनों जगह बच्चे अपने कॉलेज के लिए लोन्स लेते हैं और अपने ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं एक बर्डन के साथ। और डेव रैमजी कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ी गलती है जो हम अपने बच्चों के लिए अलाउ करते हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट लोन एक फाइनेंशियल स्लेवरी की तरह होता है।
जब एक यंग अडल्ट अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहा होता है, उसके पास एनर्जी, सपने और एक नया विजन होता है। लेकिन जब वो स्टूडेंट लोन के प्रेशर के साथ अपना करियर स्टार्ट करता है, तो उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। उसके डिसीजंस लोन्स के रीपेमेंट्स के हिसाब से होते हैं, ना कि उसके ड्रीम्स के हिसाब से। और इसी वजह से डेव स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि अपने बच्चों के कॉलेज के लिए लोन फ्री पाथ चूज करना ही सबसे इंटेलिजेंट चॉइस है। अब सवाल उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है? जब कॉस्ट्स इतने हाई हैं, तो एक पेरेंट अपने बच्चों को कैसे डेट फ्री ग्रेजुएट दिलवा सकता है? यहीं डेव रैम्जी अपने प्रिंसिपल्स के साथ आते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा। अगर आप खुद अपने डेट्स और अपने इमरजेंसी फंड मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कॉलेज फंडिंग के प्रेशर के लिए रेडी नहीं हो। यानी सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, रिटायरमेंट को सिक्योर करो और उसके बाद अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। डेव कहते हैं कि कॉलेज फंडिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं: अर्ली प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने बच्चे के पैदा होते ही एक डेडिकेटेड एजुकेशन फंड स्टार्ट करते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक आपके फेवर में काम करेगा। हर महीने छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी 18-20 साल के अंदर एक सॉलिड कॉर्पस बन सकती है, जो आपके बच्चे की फीस कवर कर सके। डेव अक्सर 5 to 9 कॉलेज सेविंग्स प्लान्स और एजुकेशन सेविंग्स अकाउंट्स की बात करते हैं, जो स्पेशली डिजाइंड होते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए और टैक्स एडवांटेजेस भी देते हैं। लेकिन सिर्फ पेरेंट प्लानिंग ही काफ़ी नहीं है। डेव स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि बच्चों को भी अपने एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब बच्चे अपने खुद के एजुकेशन एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे पार्ट टाइम जॉब से हो, स्कॉलरशिप से हो या समर जॉब से हो, तो वो अपनी एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अगर सब कुछ फ्री मिलता है तो वो उसको लाइटली लेते हैं, लेकिन जब उनकी अपनी स्किन इन द गेम होती है तो वो ज़्यादा सीरियस होते हैं। चैप्टर में डेव एक मिसकंसेप्शन तोड़ते हैं जो बहुत पेरेंट्स के दिमाग में होती है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए अपना रिटायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगा, बस उनका कॉलेज कंप्लीट हो जाए। डेव कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपना रिटायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप फ्यूचर में अपने बच्चों पर फाइनेंशियल बर्डन बन जाओगे। रिटायरमेंट एक नेसेसिटी है और एजुकेशन एक चॉइस। बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं: स्कॉलरशिप्स, कम्युनिटी कॉलेजेस, पार्ट टाइम जॉब्स, ग्रांट्स। लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेव हाईलाइट करते हैं: एक्सपेंसिव कॉलेजेस हमेशा बेटर नहीं होते। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे हाई एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चूज करते हैं, जो फीस में मल्टीपल टाइम ज़्यादा होती हैं, लेकिन डिग्री का एक्चुअल वैल्यू उतना डिफरेंट नहीं होता जितना कॉस्ट का डिफरेंस होता है। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी या कम्युनिटी कॉलेज से भी बच्चे एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन ले सकते हैं और डेट फ्री ग्रेजुएट हो सकते हैं। यानी स्मार्ट चॉइस करना उतना ही ज़रूरी है जितना फंडिंग करना। चैप्टर में डेव रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लोन फ्री ग्रेजुएट करने के लिए सैक्रिफाइसेस किए थे और उन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ स्टार्ट की। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ आप अपने बच्चों को एक ऐसा फ्यूचर दे सकते हैं जिसमें वो अपने ड्रीम्स के लिए काम करें, ना कि लोन रिपेमेंट्स के लिए। एक इमेजिनेशन सिनेरियो सोचो। मानो एक पेरेंट है सुनील, जिसने अपनी डॉटर के पैदा होते ही एक एजुकेशन फंड स्टार्ट किया। हर महीने वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता रहा म्यूचुअल फंड में, जो एजुकेशन के लिए ईयर मार्क था। 18 साल के अंदर वो फंड इतना ग्रो हो गया कि उसकी डॉटर की ग्रेजुएशन की फीस कंफर्टेबली कवर हो गई। दूसरी तरफ सुनील का दोस्त मनोज था, जिसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। जब उसके बेटे ने कॉलेज ज्वाइन किया तब उसने स्टूडेंट लोन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसका बेटा एक अच्छे जॉब में था, लेकिन उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट लोन के रीपेमेंट में जाता रहा। एक तरफ सुनील की बेटी अपनी सैलरी को अपने फ्यूचर ड्रीम्स के लिए यूज कर रही थी, दूसरी तरफ मनोज का बेटा एक फाइनेंशियल बॉन्डेज में था। चैप्टर के एंड में डेव रैम्जी एक स्ट्रॉन्ग लाइन देते हैं: आपके बच्चे डिजर्व करते हैं कि वो अपनी जिंदगी एक फ्रेश स्टार्ट के साथ शुरू करें, बिना किसी फाइनेंशियल चेन के, और आप एज अ पेरेंट उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ये लाइन एक रिमाइंडर है कि हमें अपने बच्चों के लिए सिर्फ प्यार और केयर ही नहीं, फाइनेंशियल विजडम भी देनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट जो डेव चाहते हैं वो ये है कि कॉलेज फंडिंग एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, बच्चे अपना। जब दोनों मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो रिजल्ट एक स्ट्रॉन्ग, डेट फ्री और एम्पावर्ड ग्रेजुएट होता है, जो अपनी जिंदगी का नया चैप्टर एक कॉन्फिडेंस के साथ लिखता है। जब हम फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं तो अक्सर लोग अपने छोटे डेट्स, क्रेडिट कार्ड्स या कार लोन्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम सच में एक अल्ट्रा फिट फाइनेंशियल लाइफ चाहते हैं तो सबसे बड़ा और आखिरी बोझ जिसे हमें हटाना होता है वो होता है अपना होम मॉर्गेज। डेव रैम्जी इस चैप्टर में यही हाईलाइट करते हैं कि घर का कर्ज सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल बर्डन भी है। और जब आप इसे खत्म कर देते हो तो जो फ्रीडम आप फील करते हो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। चैप्टर की शुरुआत डेव एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं:
अक्सर लोग अपने मॉर्गेज को एक नेसेसरी ईवल मानते हैं। लोग कहते हैं कि घर लेना ही है तो लोन लेना ही पड़ेगा, और फिर वो 15, 20 या 30 साल तक एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं, हर महीने अपना एक बड़ा हिस्सा बैंक को देना। डेव कहते हैं कि ये माइंडसेट ही गलत है। लोन को एक डिफॉल्ट ऑप्शन समझना ही एक ट्रैप है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन दिखाएं, अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को सही ऑर्डर में रखें, तो घर को लोन फ्री ओन करना पॉसिबल है, और उसके बाद की जिंदगी एकदम अलग लेवल पर होती है। डेव अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेस पर कहते हैं कि होम मॉर्गेज को जल्दी पे ऑफ करना सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। जब आप एक डेट फ्री घर के मालिक बनते हो तो आप अपने लिए एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट क्रिएट करते हो जो पैसों से बियॉन्ड होता है। हर सुबह उठकर ये सोचना कि आपके घर के ऊपर कोई बैंक का हक नहीं है, ये एक ऐसी शांति देता है जो और कहीं नहीं मिलती। ये एक रियल सिक्योरिटी का फील है जो ना मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, ना जॉब के अनसर्टेनिटी पे। इस चैप्टर में डेव एक पावरफुल इमेज देते हैं। वो कहते हैं, सोचो आपके पास एक होम लोन है जो 20-25 साल के लिए बंधा हुआ है। आप हर महीने उस लोन के लिए पैसा देते हो, और इंटरेस्ट की वजह से आप अपने घर के असली प्राइस से 2 या 3 टाइम्स ज्यादा अमाउंट बैंक को चुकाते हो। मतलब एक घर के लिए आप 2 घर के बराबर पैसा दे देते हो, और फिर भी लोग इसे नॉर्मल मानते हैं। डेव कहते हैं कि ये नॉर्मल ही है जो प्रॉब्लम है। नॉर्मल का मतलब है डेट, स्ट्रेस और स्लेवरी, और उनका मिशन है कि आप नॉर्मल से निकलकर वियर्ड बनो, यानी डेट फ्री। अब सवाल उठता है कि घर का मॉर्गेज जल्दी पे ऑफ कैसे करें। डेव कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना होगा। अगर आप अभी भी क्रेडिट कार्ड लोन्स, कार लोन्स और स्टूडेंट लोन्स के जंगल में फंसे हो, तो पहले उन्हें क्लियर करो। जब आप डेट फ्री हो जाते हो और आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है, तब आप अग्रेसिवली अपने होम लोन पर अटैक कर सकते हो। इस स्टेज पर आप अपना हर एक्स्ट्रा पैसा, बोनस, साइड इनकम या अनएक्सपेक्टेड अर्निंग लोन के प्रिंसिपल को पे करने में यूज करते हो। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है, लेकिन रिजल्ट इतना पावरफुल होता है कि वो हर सैक्रिफाइस वर्थ बन जाता है। डेव एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मॉर्गेज को मेंटेन करना बेटर है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता है और आप अपने पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये एक मैथमेटिकल लॉजिक हो सकता है, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ के पर्सपेक्टिव से गलत है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स हमेशा गारंटीड नहीं होते, लेकिन एक पेड ऑफ घर एक 100% गारंटीड रिटर्न देता है। आपके घर के लोन का इंटरेस्ट जितना है, उतना ही गारंटीड आप सेव करते हो जब आप उसे क्लियर कर देते हो, और उस सिक्योरिटी की वैल्यू किसी भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है। चैप्टर में डेव रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने मॉर्गेज को अग्रेसिवली पे ऑफ करके अपनी जिंदगी कंप्लीटली बदल ली। जैसे एक कपल ने डिसाइड किया कि वो अपने घर का लोन 30 साल के इंस्टेड 7 साल में क्लियर करेंगे। उसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेंसेस ड्रास्टिकली कट किए, साइड हसल स्टार्ट किए और हर एक्स्ट्रा पैसा लोन के प्रिंसिपल पर लगाया। रिजल्ट ये हुआ कि 7 साल बाद वो पूरे घर के ओनर बने, और उसके बाद जो पैसा उन्होंने सेव किया वो डायरेक्ट वेल्थ क्रिएशन में गया। आज उनकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम अलग है, सिर्फ इस डिसीजन की वजह से। डेविस चैप्टर में एक और इमोशनल एंगल हाईलाइट करते हैं। जब आप एक डेट फ्री घर के मालिक बनते हो, तो आप अपने बच्चों के लिए भी एक लेगेसी क्रिएट करते हो। आप उन्हें सिर्फ एक घर नहीं देते, बल्कि उन्हें एक माइंडसेट देते हो कि डेट नॉर्मल नहीं है और रियल सिक्योरिटी लोन फ्री लाइफ में होती है। ये एक फाइनेंशियल इनहेरिटेंस के साथ साथ एक मेंटल इनहेरिटेंस भी होती है जो जनरेशंस को इम्पैक्ट करती है। एक और मिसकंसेप्शन डेव एड्रेस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स की वजह से मॉर्गेज रखना बेटर है, लेकिन उनका कहना है कि ये एक इल्यूजन है। जो आप इंटरेस्ट के फॉर्म में बैंक को देते हो, वो टैक्स डिडक्शन के नाम पर आपको छोटा सा हिस्सा वापस मिलता है, लेकिन असली लॉस आप ही का होता है। मतलब आप $1 बैंक को देते हो सिर्फ इसलिए कि आपको 25 सेंट्स गवर्नमेंट से वापस मिले। ये कोई स्मार्ट डील नहीं है, ये एक मिथ है जो मॉर्गेज इंडस्ट्री ने कॉन्शियसली क्रिएट किया है। चैप्टर के एंड में डेव एक सिंपल पिक्चर पेंट करते हैं। सोचो आप एक घर में बैठे हो जिसका हर एक ब्रिक और हर एक वॉल सिर्फ आपकी है। बैंक का कोई हक नहीं, ईएमआई का कोई टेंशन नहीं, इंटरेस्ट का कोई बोझ नहीं। उस घर में जो सुकून होता है वो प्राइसलेस होता है, और उस सुकून के साथ आप अपना फ्यूचर बिल्ड करते हो। आपके पास पैसा होता है जिसे आप इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपीरियंसेस और अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो। यह है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम का टेस्ट। डेव रैमजी का कोर मैसेज यही है कि अगर आप अपने घर को लोन फ्री ओन करते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल फिटनेस के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि थ्राइव करते हो। आपके पास पैसा भी होता है और पीस ऑफ माइंड भी, और ये दोनों मिलकर आपको एक ट्रूली वेल्दी लाइफ देते हैं। फाइनेंशियल जर्नी का सबसे एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग पार्ट शुरू होता है जब आप अपने सारे डेट्स क्लियर कर चुके हो, इमरजेंसी फंड बना लिया है और घर का मॉर्गेज भी फिनिश कर दिया है। ये वो स्टेज है जहां पर आप सर्वाइवल से निकलकर वेल्थ क्रिएशन की तरफ एंटर करते हो। डेव रैमसी इस चैप्टर में बताते हैं कि जब आप डेट फ्री हो जाते हो, तो पैसा आपके लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है जो आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, बल्कि फाइनेंशियल अबंडेंस भी लाता है।
और यही है वो मोमेंट जब आपको अपनी एनर्जी और फोकस को बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी पर लगाना होता है। डेव चैप्टर की शुरुआत एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिच बनना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं या जिन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मिला है। लेकिन वो कहते हैं कि वेल्थ बनाना एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ डेट फ्री होने का जर्नी कंप्लीट किया है तो अब आपके पास वही हैबिट्स हैं जो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए। ये एक मोमेंटम का गेम है। डेट से निकलने में जो पेशेंस और डिटर्मिनेशन आपने दिखाई, वही क्वालिटीज अब आपके लिए कंपाउंड ग्रोथ का मैजिक बन जाती हैं। वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन है इन्वेस्टिंग। डेव कहते हैं कि वेल्थ अपने आप से नहीं बनती, बल्कि आपके पैसों को काम पे लगाने से बनती है। पैसा जब पैसा बनाता है तब एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन होती है, और इस स्टेज पर आप अपना पैसा स्मार्ट और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन डेव एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं, ये कोई गेट रिच क्विक गेम नहीं है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में स्पेक्युलेटिव चीजों में अपना पैसा डालते हैं, वो अक्सर लूज करते हैं। रियल वेल्थ एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। इस चैप्टर में वो एक रियल पिक्चर ड्रॉ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। जब आप अपना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो तो शुरुआत में ग्रोथ धीरे लगती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतने लगते हैं कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाती है और पैसा एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। पहले छोटी सी गोली बनेगी, फिर वो रोल करेगी और धीरे धीरे एक बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। यही है वेल्थ बिल्डिंग का सच। वेल्थ क्रिएशन के साथ डेव एक और चीज एम्फसाइज करते हैं, जेनरोसिटी। वो कहते हैं कि सच्ची फाइनेंशियल फिटनेस सिर्फ इस बात से नहीं आती कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात से भी कि आप अपने पैसों का यूज कहाँ करते हो। जब आप डेट फ्री होते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा ग्रो कर रहे होते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने कम्युनिटी को, अपने लव्ड वंस को और अपने पैशंस को सपोर्ट करो। वेल्थ का एक रियल पर्पस है टू गिव। जब आप फ्रीली दे सकते हो, बिना स्ट्रेस के, बिना अपने खुद के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए, तब आप ट्रूली वेल्दी होते हो। चैप्टर में डेव उन मिसकंसेप्शंस को भी एड्रेस करते हैं जो लोगों को इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के टाइम कंफ्यूज करते हैं। जैसे लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें एक सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए या एक हॉट टिप जो उन्हें इंस्टेंटली रिच बना दे। लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डाइवर्सिफिकेशन ही असली कीज हैं। कोई भी फ्लैशी स्ट्रैटेजी या ओवरनाइट सक्सेस का प्रॉमिस अक्सर क्रैप होता है। वेल्थ बिल्डिंग का राज है डिसिप्लिन और टाइम। एक और मिसकंसेप्शन डेव क्लियर करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है स्मॉल अमाउंट से। चाहे आप सिर्फ छोटी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में बड़ी बन जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है हैबिट क्रिएट करना। जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो तो आप एक वेल्दी माइंडसेट डेवलप करते हो जो आपके लिए फ्यूचर के लिए डोर्स खोलता है। डेव चैप्टर के बीच में एक इमोशनल विजुअलाइजेशन करते हैं। वो कहते हैं, सोचो जब आप एक दिन रिटायर होते हो और आपके पास ना कोई डेट है, ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आपके पास एक फुल्ली पेड ऑफ घर है, एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो आपको पैसिव इनकम देता है, और आपके पास वो फ्रीडम है कि आप जो चाहो वो करो। आप ट्रैवल कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने हॉबीज परस्यू कर सकते हो या फिर अपने हार्ट के प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यही है फाइनेंशियल फिटनेस का अल्टीमेट लेवल। वो एक और चीज़ हाईलाइट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करना सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, ये एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में भी होता है। जब आप डेट फ्री और वेल्दी होते हो तो आप अपने बच्चों के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल बन जाते हो। आप उन्हें एक घर, एक पोर्टफोलियो और एक फाइनेंशियल इनहेरिटेंस देते हो। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देते हो वो है एक माइंडसेट कि पैसा एक टूल है जो फ्रीडम और पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है, न कि स्ट्रेस और स्लेवरी। ये माइंडसेट उनके लिए जनरेशंस तक एक ट्रेजर बन जाता है। चैप्टर के एंड में डेव रैमसे का कोर मैसेज ये है, जब आपने अपनी फाइनेंशियल जर्नी डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट की है तो अब रुकना नहीं है। अब आपको अपने पैसों को ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसे यूज करना है एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लाइफ बनाने के लिए। यही है वेल्थ बिल्डिंग का असली मकसद, फ्रीडम और पर्पस के साथ जीना। डेव रैमजी अपने इस चैप्टर का शुरुआत एक सेंटेंस से करते हैं जो उनका सबसे बड़ा मंत्रा बन गया है, इफ यू विल लिव लाइक नो वन एल्स, लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। इसका मतलब है कि अगर आप आज डिसिप्लिन के साथ थोड़ा अलग सोच के, थोड़ा सैक्रिफाइस करके अपनी लाइफ जीते हो, तो कल आप ऐसी लाइफ एंजॉय करोगे जैसी दुनिया के 90% लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। ये चैप्टर एक कल्मिनेशन है उन सारी स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और प्रिंसिपल्स का जो पूरे टोटल मनी मेकओवर में आपने सीखे हैं। सोचो एक पल के लिए कि दुनिया के आम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। वो अपना ज्यादा पैसा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल्स में खर्च करते हैं, इमरजेंसी के लिए कुछ बचा नहीं पाते, रिटायरमेंट उनके लिए एक टेंशन होती है और जिंदगी उन्हें एक साइकिल जैसे लगती है जिसमें सिर्फ काम, बिल्स और स्ट्रेस होता है। अब डेव आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो और अपनी लाइफ को डेट फ्री और डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लान के साथ लीड करो, तो आप इस एवरेज साइकिल से निकलकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी बना सकते हो। इस चैप्टर में वो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि लिव लाइक नो वन एल्स का मतलब असल में क्या है।
जब आप डेट फ्री होते हो, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही होती हैं और आपके पास अपना घर भी होता है, तो आपकी ज़िंदगी का स्ट्रेस लेवल एकदम कम हो जाता है। आपको हर मंथ यह नहीं सोचना पड़ता कि पैसा कहाँ से आएगा। आपको रात को सोने के लिए स्ट्रेस की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस पैसों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सपनों और पैशंस के बेसिस पर लेते हो। डेव एक रियल और इमोशनल एंगल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लिविंग लाइक नो वन एल्स का मतलब सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या एक्सोटिक वेकेशंस नहीं है। ये इससे ज़्यादा गहरा है। ये मतलब है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना बिना फाइनेंशियल टेंशन के। मतलब है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा रेडी होना बिना स्टूडेंट लोन्स के। मतलब है अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिटायरमेंट के ईयर्स एंजॉय करना जब आपको जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। मतलब है फ्रीली देना और दूसरों की मदद करना बिना अपनी खुद की नीड्स कॉम्प्रोमाइज किए। इस चैप्टर में वो एक बड़ी चीज़ हाईलाइट करते हैं, सैक्रिफाइस आज, रिवॉर्ड कल। जब आप अपने 20s में, 30s में या 40s में अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ लीड करते हो, अननेसेसरी लग्जरीज अवॉइड करते हो, डेट से बचकर चलते हो और हर महीने स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते हो, तो बाद में आपके 50s, 60s या रिटायरमेंट के ईयर्स एकदम डिफरेंट होते हैं। जब आम लोग अभी भी काम कर रहे होते हैं बिल्स पे करने के लिए, तब आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि आपको काम करना है या नहीं। यही है फ्रीडम। डेव एक और पॉइंट लाते हैं। जब आप लिव लाइक नो वन एल्स की जर्नी फॉलो करते हो, तो इनिशियली आपको लोग जज करेंगे। आपके दोस्त शायद कहेंगे कि तुम बोरिंग हो, तुम एंजॉय नहीं करते, तुम लाइफ मिस कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि आप शॉर्ट टर्म में छोटे प्लेजर सैक्रिफाइस कर रहे हो ताकि लॉन्ग टर्म में आपको वो इंडिपेंडेंस और जॉय मिले जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। जब वो अभी भी EMI और लोन्स में फंसे रहेंगे, तब आप फ्री होकर अपने सपने जी रहे होगे। एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट डेविस चैप्टर में लाते हैं, जेनरोसिटी। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ ही नहीं अपलिफ्ट करते, बल्कि दूसरों की लाइफ भी बदलते हो। आप अपने रिलेटिव्स की मदद कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कंफर्ट क्रिएट कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो और स्ट्रेंजर्स के लिए भी एक ब्लेसिंग बन सकते हो। डेव कहते हैं कि ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि आपके पास देने की कैपेसिटी है। जब आप देते हो, तो वो एक स्पिरिचुअल वेल्थ क्रिएट करता है जो सिर्फ पैसों से मेजर नहीं किया जा सकता। वो अपना एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप डेट फ्री होते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा ग्रो कर रहे होते हो, तो एक दिन आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आप किसी को एनोनिमसली मदद करोगे, किसी के स्कूल फीस पे कर दोगे या किसी चैरिटी को एक बड़ा डोनेशन कर दोगे। और ये सब आप स्ट्रेस फ्री करते हो बिना अपनी नीड्स के कॉम्प्रोमाइज़ किए। यही है रियल वेल्थ। इस चैप्टर में डेव रैमजी एक और डीप ट्रूथ हाईलाइट करते हैं। लिविंग लाइक नो वन एल्स एक लाइफस्टाइल है, एक माइंडसेट है। ये सिर्फ एक स्टेज नहीं है जो आप एक दिन अचीव करते और खत्म हो जाता है। ये एक जर्नी है जो आपको हर दिन एम्पावर करती है। जब आप अपने चॉइसेस को कॉन्शियसली लेते हो और अपने पैसों को अपना स्लेव बनाते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव टू मनी, तब आप एक ऐसी जिंदगी जीते हो जो ट्रूली फुलफिलिंग होती है। वो कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ फाइनेंशियल स्लेवरी में गुजारते हैं, लेकिन अगर आपने द टोटल मनी मेकओवर का प्लान फॉलो किया है, तो अब आप उन लोगों से अलग हो। अब आप वो इंसान बन गए हो जो सच में अपने सपनों की तरफ जी रहा है। और यही है एसेंस ऑफ लिव लाइक नो वन एल्स। चैप्टर के एंड में वो एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देते हैं। इमेजिन करो आप एक दिन अपनी पोर्च पर बैठे हो, आपके बच्चे आपके आसपास खेल रहे हैं, आपके पास एक डेट फ्री घर है, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपको कोई वरी नहीं है बिल्स या लोन्स की। आप डिसाइड करते हो कि कल आप एक फैमिली वेकेशन पर जाओगे और आप उस डिसीजन को एकदम फ्री माइंड से लेते हो। यही है लिविंग लाइक नो वन एल्स। और डेव का फाइनल मैसेज सिंपल है, आज डिसिप्लिन रखो, सैक्रिफाइस करो और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लो, क्योंकि कल जब आप एंजॉय करोगे तो आप एक ऐसी लाइफ जी रहे होगे जो लाइक नो वन एल्स हो।